अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना खालिद इज हियर। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं लॉजिक्स को और प्रूफ्स को। हमने 10 लॉज को देखा था। अब हमने उन लॉज को अप्लाई करना है, प्रूफ करना है हमने, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है पी के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, ठीक है। और देखें, सबसे पहले हमने कौन सा लॉ इस पे अप्लाई किया। हमने 10 लॉज को पढ़ा था, वो आप लोगों ने कंसीडर करना है और उन्हीं को ही आपने इन सब में अप्लाई करते जाना है। जो भी आपको लॉ सूटेबल लगे जिस भी लाइन पे, ठीक है, तो आपने उस स्टेप पे उस लॉ को फॉलो कर देना है। सबसे पहले हमने डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है। आप लोग याद करें कि डिमॉर्गन्स लॉ में किस तरह से था कि अगर आप लोग कंप्लीटली किसी कंपाउंड preposition को निगेट करते हैं, ठीक है, निगेशन ऑफ एन एंड preposition इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट? लॉजिकली इक्विवेलेंट टू आर ऑपरेशन इन विच ईच कंपोनेंट इज निगेटेड, ठीक है। तो हमने क्या अप्लाई किया? सबसे पहले डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने उसके हर एक जो कंपोनेंट है उसको इंडिविजुअली निगेट कर दिया, क्योंकि होलली जब एक preposition हमारे पास हो जाती है ना, कंपाउंड preposition निगेट, तो हमने उसको एलिमिनेट करना है, हमने उसको ना खत्म करना है, रिड्यूस करना है उस चीज को। तो अब हमने जब ऐसे कर लिया कि हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली निगेट कर दिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे डबल निगेशन का आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर डबल टाइम निगेशन हो रही है, तो डबल टाइम अगर एक कंपोनेंट निगेट हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? डबल निगेशन लॉ उस पे अप्लाई कर देते हैं और वो दोबारा उसी कंपोनेंट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अगर हम एक कंपोनेंट को एक दफा निगेट करते हैं और अगर उसी चीज को उस निगेशन पे फिर से अप्लाई करते हैं निगेशन को, तो हमारे पास दोबारा से वही कंपोनेंट आ जाता है जिसको हमने फर्स्ट टाइम निगेट किया था, ठीक है। तो इस स्टेप में हम क्या अप्लाई कर देंगे? डबल निगेशन लॉ। उसके बाद देखें कि अब हमारे पास जो सेकंड सेकंड कंपोनेंट आ गए, वो कौन सा है? नॉट क्यू और दूसरी साइड पे है क्यू। अब जब आप लोग माइंड में रखें कि क्यू और नॉट क्यू को अगर हम लोग इन पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है, हम लोग इस पे कंजक्शन परफॉर्म करें, तो क्या आंसर आता है हमारा? कंट्राडिक्शन आता है ना, ठीक है। तो अगर कंट्राडिक्शन को हम लोग आर करें, डिसजंक्शन करें पी के साथ, किसी भी कंपोनेंट के साथ, तो दोबारा से हमारे पास वही कंपोनेंट आ जाता है ना। तो हमने प्रूफ भी तो ये करना था ना पी। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको आता होगा, ठीक है, आपको पता है कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है, आर प्रपोजिशन और एंड के साथ, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने चीज करनी है वो हमने अप्लाई करना है कंट्राडिक्शन को, क्योंकि एक हमारे पास आ गया है क्यू और दूसरी साइड पे आ गया है नॉट क्यू, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है क्यू और नॉट क्यू, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है बस वो सही नहीं है। तो ये तो बस सबसे इजी वाला लॉ जो है यहाँ पे अप्लाई होगा वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हम करते क्या है कि जस्ट हम प्लेस को चेंज कर देते हैं, कंपोनेंट की प्लेस को चेंज कर देते हैं और वो एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसकी प्लेस को चेंज कर दिया। अब जब हम लोग एंड ऑपरेशन करेंगे क्यू का और नॉट क्यू का, तो वो क्या आएगा हमारे पास? कंट्राडिक्शन। ये हम चीज ट्रूथ टेबल के थ्रू भी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास? कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जब हमारे पास सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स आ जाएं, तो हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी प्रपोजिशन है? ये एक कंट्राडिक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? नेगेटिव लॉ को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई करना है लास्ट लॉ, आइडेंटिटी लॉ। आपको पता है कि जब किसी भी प्रेपोजिशन का आर हम फाइंड करते हैं, डिसजंक्शन हम लोग फाइंड करते हैं कंट्राडिक्शन के साथ, तो दोबारा से हमारे पास वही प्रॉपर्टी वापस आ जाती है, वही कंपोनेंट हमारे पास वापस आ जाता है। तो यही हमने चीज प्रूव करनी थी। इसके बाद लेक्चर समरी को देखें कि जहाँ तक अभी तक हमने इस लेक्चर 2 को पढ़ा है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने देखा है। लॉजिकल इक्विवेलेंस को, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है कि अगर दो प्रेपोजिशंस उनके सारे ट्रुथ वैल्यूज सेम आए, तो हम कहते हैं कि ये आपस में क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। लेट्स सपोज हमारे पास है प्रेपोजिशन पी और हमारे पास है प्रेपोजिशन क्यू। अगर इन दोनों की सारी ट्रुथ वैल्यूज सेम आए, आइडेंटिकल आए, तो ये आपस में क्या होते हैं?
P और Q आपस में क्या होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। लॉजिकली इक्विवेलेंस को चेक हम किस तरह से करते हैं, रो बाय रो हम देखते हैं कि हर एक रो में इन प्रेपोजिशंस की वैल्यू सेम है, इनकी ट्रूथ वैल्यू सेम है या नहीं सेम, ठीक है। उसके बाद हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, टाटालॉजीज एंड कंट्राडिक्शंस। टाटालॉजीज ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं जिसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होती हैं, और कंट्राडिक्शंस ऐसी प्रपोजिशन होती हैं जिसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स होती हैं। उसके बाद हमने 10 लॉज ऑफ लॉजिक्स को देखा था। उसके बाद अभी जो हमने चीज़ देखी है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशंस, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई किया है कंपाउंड प्रपोजिशंस को, जैसे अभी हमने एक थ्योरम को प्रूव किया है कि वो लॉजिकल इक्विवेलेंट था किसके, पी के, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस कंपाउंड प्रपोजिशन को सिंप्लीफाई किया, किस तरह से, प्रूव करके लॉजिकली इक्विवेलेंस को। इसके बाद एक और एग्जांपल है लॉजिकल इक्विवेलेंस की। एक कंपाउंड प्रपोजिशन दी गई है, आपने इसको प्रूव करके बताना है कि ये इस चीज़ के लॉजिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। सारे लॉज आपने जो भी इस पे अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, जो भी सूटेबल होंगे वो आपने अप्लाई करने हैं। ये आप लोग मुझे अपने नोट्स पे चेक करवाओगे, ठीक है। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपने सॉल्व करनी है। उसके बाद है कंडीशनल प्रपोजिशंस। दो तरह की कंडीशनल प्रपोजिशंस होती हैं, ये आप लेक्चर नंबर 1 में भी देख चुके हैं। वो दो तरह की कंडीशनल प्रपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट होती है इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी बोलते हैं, और दूसरी होती है बाय इम्प्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल। अच्छा, इन दोनों को कंडीशनल बोलते क्यों हैं, क्योंकि इनमें कोई कंडीशन इन्वॉल्व हुई होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे आप लोग करते थे प्रोग्रामिंग में कि आप लोगों के पास जब स्टेटमेंट आती थी इफ़ देन की, ठीक है, कि इफ़ ये ट्रू होगा देन हम लोग ये एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। इफ़ ये वाली वैल्यू ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो फर्दर हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी इफ़ और देन की सिचुएशन आ जाती है तो हम कहते हैं ये कोई कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, इफ़ P and Q are the prepositions, the conditional of Q by P is if P then Q और P implies Q, ठीक है। इसको किस तरह से रीड करते हैं, P implies Q, ठीक है। यहाँ पे if P then Q and is denoted by this symbol. It is false when P is true and Q is false, otherwise it is true. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपने इस लाइन को समझ लिया तो ये कंडीशनल प्रपोजिशन है जो इम्प्लीकेशन इसकी आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, पी जो होता है, जो फर्स्ट वाली लाइन होती है, ठीक है, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है ना, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशंस के दो पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो इफ वाला पार्ट होगा और जो सेकंड पार्ट है वो देन वाला पार्ट होगा, ठीक है। जैसे आप लोग करते थे इफ एल्स में, तो इफ वाला जो होता है वो फर्स्ट पार्ट और एल्स वाला सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। इफ के साथ जो स्टेटमेंट आती है जैसे इफ यू वर्क हार्ड, इसको आप लोग कहते हो एंटीसीडेंट, इसको हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो देन के बाद वाली चीज़ होती है उसको आप कंक्लूजन या कंसीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका बिलीव हो एंटीसीडेंट पे, हाइपोथेसिस पे या प्रीमाइस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका इस चीज़ पे, हाइपोथेसिस पे अगर आपका बिलीव हो तो ये मस्ट है कि आपका देन वाला जो पार्ट है वो भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। आप कह रहे हो कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे, वर्क करोगे, ठीक है, तभी आपने सक्सेसफुल होना है। तो आपका इस चीज़ पे बिलीव है, आपका जो, आप समझ लें कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इफ़ यू वर्क हार्ड, इसको आप पी कंसीडर कर लें, और देन के बाद वाला जो पार्ट है यू विल सक्सीड, इसको आप क्यू कंसीडर कर लें, ठीक है। ये दो हो गई हमारे पास प्रपोजिशंस, एक पी और दूसरा क्यू। अगर आपका बिलीव है पी पे, कि आप कह रहे हैं पी अगर ट्रू होगी, जब जब भी पी ट्रू होगी तो क्यू का मस्ट है ट्रू होना, ये सिचुएशन, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन सिर्फ तभी फेल होगी, सिर्फ तभी इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आएगी, अगर आप कहें कि पी ट्रू है लेकिन फिर भी क्यू ट्रू नहीं है। पी तो ट्रू है लेकिन फिर भी क्यू ट्रू नहीं है, बल्कि क्यू फॉल्स है, कि अगर आप हार्डवर्क करोगे तब भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे। तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन सिर्फ इस केस में फेल हो जाएगी, सिर्फ इस केस में इसकी ट्रूथ वैल्यू
फॉल्स हो जाएगी, एफ हो जाएगी, वरना हर सिचुएशन में इसकी वैल्यू ट्रू ही होगी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें। इफ सारा लिव्स इन इस्लामाबाद देन शी लिव्स इन पाकिस्तान। इसमें भी आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट है पी और दूसरी क्या है क्यू। ठीक है, और मेल की ये क्या बना रही है, कंपाउंड प्रेपोजिशन बना रही है। इफ सारा लिव्स इन इस्लामाबाद, इसको आप ये कंसीडर करें, ये प्रेपोजिशन पी है, और देन के बाद वाली जो लाइन है शी लिव्स इन पाकिस्तान, ये क्या है, आपके पास प्रेपोजिशन क्यू है। ठीक है, अच्छा, अगर आपका बिलीव है कि सारा लिव करती है, रहती है इस्लामाबाद में, ठीक है, अगर आपका इस चीज़ पे बिलीव है, इसको आप समझ लें ये आपका हाइपोथेसिस है, ये ट्रू होना ही होना है। ठीक है, अगर ये आपका बिलीव है कि अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो ये मस्ट है कि आपका क्यू भी ट्रू हो। आपकी कंपाउंड प्रेपोजिशन के ट्रू होने के लिए फिर मस्ट है कि क्यू भी ट्रू हो। अगर क्यू फॉल्स हो जाएगा तो ये सारी कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, कंडीशनल प्रेपोजिशन का ट्रूथ टेबल देख लें, कंडीशनल या इम्प्लीकेशन या फिर इफ पी देन क्यू। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू का ट्रूथ टेबल देखें कि फर्स्ट रो को पहले देखें कि पी की वैल्यू क्या है, ट्रू, और क्यू की वैल्यू भी ट्रू है। तो क्या है कंपाउंड प्रेपोजिशन, पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है। ये फॉल्स देखें सिर्फ एक केस में हो रही है, वो कौन सा केस है कि अगर आपका हाइपोथेसिस ट्रू है, हाइपोथेसिस वो है जिस पे आपका बिलीफ है कि ये ट्रू है। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो क्यू ने भी मस्ट ट्रू होना था ना, तभी हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशन ने ट्रू होना था ना। लेकिन हाइपोथेसिस ट्रू है, आपने वर्क हार्ड किया है लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फिर ये क्या होगा, ये इस चीज़ पे हमारा बिलीफ ही नहीं रहेगा, ये पूरी कंपाउंड प्रेपोजिशन ही फेल हो जाएगी, एफ हो जाएगी। ठीक है, वरना हर एक केस में ट्रू ही रहेगी इसकी वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है इंटरप्रेटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इंटरप्रेट का वैसे मतलब होता है ट्रांसलेट करना। ठीक है, हमने इंटरप्रेट करना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। एग्जांपल्स को देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। द ऑनलाइन यूजर इज सेंट अ नोटिफिकेशन ऑफ अ लिंक एरर इफ द नेटवर्क लिंक इज डाउन। अच्छा, लिंक क्या होता है, कम्युनिकेशन पाथ होता है। ठीक है, थ्रू विच द कम्युनिकेशन इज बीइंग हेल्ड। लिंक को पाथ भी कहते हैं, चैनल भी कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास इस पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट जो है उसको हम P कंसीडर करेंगे और सेकंड जो चीज़ है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, Q। द स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू इफ द नेटवर्क लिंक इज डाउन देन द ऑनलाइन यूजर इज सेंट अ नोटिफिकेशन ऑफ लिंक एरर। कि अगर नेटवर्क लिंक डाउन होगा तभी नोटिफिकेशन आएगा ना, अगर लिंक डाउन हो गई नहीं, ठीक है, अगर चैनल में कोई एरर आएगा ही नहीं तो नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा ना। तो हमने इसको दो कंडीशंस बना दिया, इफ देन की सिचुएशन यहाँ पे हमने बना दी कि इफ द नेटवर्क लिंक इज डाउन देन द ऑनलाइन यूजर इज सेंट अ नोटिफिकेशन ऑफ अ लिंक एरर। तो फर्स्ट को हमने, इफ वाले को हमने क्या कंसीडर कर लिया, प्रेपोजिशन P, और देन वाली सिचुएशन को हमने क्या कंसीडर कर लिया, प्रेपोजिशन Q। तो P क्या है, द नेटवर्क लिंक इज डाउन, और Q क्या है, द ऑनलाइन यूजर इज सेंट अ नोटिफिकेशन ऑफ अ लिंक एरर। तो स्टेटमेंट हमारी क्या बनी, द स्टेटमेंट बिकम्स Q इफ P, कि Q तब अकर होगा अगर P ट्रू होगा। P ने कब ट्रू होना है, नेटवर्क लिंक ने जब डाउन होना है तभी Q अकर होगा ना। Q तब अकर होगा इफ P, कि अगर P ट्रू होगा। तो P इम्प्लाइज Q, मतलब इफ P देन Q। ठीक है, इफ P, अगर P होगा तो तब Q ने अकर होना है, इसको P इम्प्लाइज Q बोलते हैं। इम्प्लीकेशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इंटरप्रेटिंग की। व्हेन यू स्टडी द थ्योरी यू अंडरस्टैंड द मटेरियल। ठीक है, इसमें भी अब हमारे पास ये एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है। कौन सी कंपाउंड प्रेपोजिशन है, व्हेन यू स्टडी द थ्योरी यू अंडरस्टैंड द मटेरियल, कि अगर आप थ्योरी को पढ़ोगे तो तभी आपने सारे मटेरियल को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं, दो प्रेपोजिशंस में इस कंपाउंड स्टेटमेंट को डिवाइड कर लेते हैं। इफ यू स्टडी द थ्योरी देन यू अंडरस्टैंड द मटेरियल, एक पार्ट हो गया इफ वाला और सेकंड पार्ट हो गया देन वाला।
इफ वाले पार्ट को हमने preposition P कंसीडर कर लिया और then वाले पार्ट को हमने preposition Q कंसीडर कर लिया। तो P क्या हुआ, you study the theory, और Q पार्ट क्या है, you understand the material। अगर P ट्रू होगा, हमारा बिलीफ किस पे है, हाइपोथेसिस पे है, ठीक है। हाइपोथेसिस, एंटीसीडेंट या प्रीमाइस, वो क्या है हमारे पास, P। यू स्टडी द थ्योरी, अगर तुम पढ़ोगे थ्योरी, ठीक है, अगर तुमने थ्योरी को स्टडी किया तो तब तुमने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, ये पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट सिर्फ एक तरह से फॉल्स होगी, वो सिचुएशन कब कर होगी कि अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू हो, एंटीसीडेंट हमारा प्रीमाइस ट्रू हो, कि अगर आपने स्टडी किया भी थ्योरी को लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया मटेरियल, ठीक है, पी ट्रू हुआ लेकिन फिर भी हमारा कंक्लूजन फॉल्स आए, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड प्रेपोजिशन ही फॉल्स है, ठीक है, तो हमारा इस पे बिलीव नहीं रहेगा। P implies Q, इसको किस तरह से स्टडी करते हैं, P implies Q। द स्टेटमेंट्स बिकम व्हेन P, और जब P जब अकर होगा तो तब Q ने ट्रू होना ही होना है, ठीक है, जब भी P ने ट्रू होना है तब Q ने होना ही होना है ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लें, स्टडी द थ्योरी इज सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज। अच्छा, इस कंपाउंड स्टेटमेंट में भी हम इस तरह से ही करेंगे, इफ और देन की सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। इफ यू स्टडी द थ्योरी देन यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज। P को हमने कंसीडर किया, यू स्टडी द थ्योरी, और Q किसको हमने कंसीडर किया, यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज। अगर आपका बिलीव होगा P पे, हाइपोथेसिस पे अगर आपका बिलीव होगा, अगर आपका हाइपोथेसिस ट्रू होगा तो Q ने मस्ट ही ट्रू होना है, तब आपकी ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज हर सिचुएशन में इसने फॉल्स हो जाना है। उसके बाद एक एक्टिविटी को देख लेते हैं। इस एक्टिविटी को आपने बिल्कुल उसी तरह से कंसीडर करना है जिस तरह से आपने 10 लॉज को कंसीडर किया है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आपके पास दो प्रेपोजिशंस आ जाती हैं, आपके पास दो कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, उनके लॉजिकली इक्विवेलेंट होने को आपने प्रूव करना है, तो आप 10 लॉज को ही अप्लाई करोगे ना, तो उन 10 लॉज में आप इस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस एक्टिविटी को भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका नेम क्या होगा, जैसे 10 लॉज के नेम है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेम्पोडेंट, ठीक है, उनके नेम है, तो इसका नेम क्या होगा, कंडीशनल री रिटन एज डिस्जंक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखें एम्प्लॉयज़ का सिंबल है ना सबसे पहले लगा हुआ, P इम्प्लॉयज़ Q, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल भी बोलते हैं ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी बोलते हैं, ठीक है, और बाय इम्प्लीकेशन को बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशनल है ना, तो कंडीशनल इज री रिटन एज डिसजंक्शन। हमने क्या किया, लॉजिकली इक्विवेलेंट इन चीज़ों को प्रूव कर दिया कि जो P इम्प्लॉयज़ Q है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है डिसजंक्शन के, जहाँ पे हम उसके फर्स्ट कंपोनेंट को, ठीक है, इम्प्लीकेशन के कंडीशनल के फर्स्ट कंपोनेंट को हम निगेट करेंगे और क्या कर देंगे, डिसजंक्शन या फिर आर ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर देंगे। तो ये दोनों जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं ये आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट ही आएंगी। इसको आपने ट्रुथ टेबल से जब बना के तो आपने देखना है ना, तो आपको ज़्यादा क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, सेकंड चीज़ कौन सी है हमारे पास, कंडीशनल को निगेट किया हुआ है, ठीक है, इम्प्लीकेशन को या कंडीशनल को निगेट किया हुआ है और उसको लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूव किया हुआ है एंड ऑपरेशन के या फिर कंजक्शन के, जहाँ पे सेकंड कंपोनेंट को हमने निगेट किया हुआ है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द निगेशन ऑफ इफ P then Q, हम इम्प्लीकेशन को ये भी तो कॉल करते हैं ना, इफ P then Q, कि अगर P ट्रू होगा तो Q ने मस्ट ही ट्रू होना है, तब ये कंपाउंड प्रेपोजिशन ट्रू होगी। अच्छा, ये चीज़, ये इम्प्लीकेशन या फिर इफ P then Q किसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है, P एंड नॉट Q, एंड ऑपरेशन है और सेकंड कंपोनेंट क्या है, निगेट हुआ हुआ है, नॉट हुआ हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने प्रूव करना है ट्रूथ टेबल के थ्रू। यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ हुआ है, जो दो एक्टिविटीज़ अभी हमने देखी हैं मैथमेटिकली, उनको आपने यहाँ पे ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। P है हमारे पास एक प्रेपोजिशन और Q है, और इन पे हमने कंपाउंड प्रेपोजिशंस को अप्लाई करना है
और फिर हमने देखना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस टेबल को ड्रा कर लेना है अपने नोट्स पे और इसको कंसीडर करना है फिर।